Can you see the screen? Can you see the screen, please? Yes, sir. So as you know, since yesterday we have started the third chapter of this particular paper, number 12, and that is the thermal properties of solid. After having seen the lattice vibration and phonon, the next term or the next article that we are going to see here today is the classical theory of lattice heat capacity. Lattice heat capacity. lattice ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? क्रिस्टल से। और हमारा पूरा चैप्टर, पूरा सेक्शन किसके ऊपर है? सॉलिड के ऊपर है। हमारा ये चैप्टर भी क्या है? अब आपको क्या पढ़ने का उसके ताल्लुक से? सॉलिड में या क्रिस्टल में हीट के ताल्लुक से, हीट की कैपेसिटी कितनी, हीट कब जाती, कब रुकती, कितनी फ्लो होती, कहाँ जाती, यानी कि पूरा हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। This is our article. Now the thing that we are going to see here today is the Dulong and Petit's law. यानी कि क्लासिकल थ्योरी को दूसरा क्या नाम है? किसने ये जो है तो थ्योरी जो है तो पुट किया? Dulong and Petit's. So therefore this classical theory of lattice heat capacity is also called as Dulong and Petit's law. Since yesterday we are familiar that the crystal is consisting of large number of atoms. Am I correct? Yes, no बोलते रहिए. Crystal is consisting of large number of atoms. All these atoms are arranged in a periodic manner. Am I correct? Yes, sir. All these atoms in the crystal lattice, they vibrate about their mean position. Am I correct? Yes, sir. And these vibrations of the atom, each atom in the crystal about its mean position is nothing but it constitutes the three-dimensional harmonic oscillator. क्या मतलब कि ये हर एटम क्या करता? वाइब्रेट करता। कहाँ वाइब्रेट करता? अपने मीन पोजीशन पर। अब ये चौंके ये एटम थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटाइस का पार्ट है, लिहाजा इसके वाइब्रेशन भी तीन डायमेंशन में रहेंगे। ये हालांकि इक्विलिब्रियम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये दिस मोशन में बी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, व्हाटएवर इट मे बी, इजंट इट? और ये ऑसिलेशंस नेचर में कैसे है? सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ क्या आपको? लीनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझता ना? यस सर, समझता। तो एटम है, किसका एटम है बाबा? ये क्रिस्टल का, सॉलिड का, या समझो मिसाल के तौर पर ये अपना क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल का ये एटम है। ये यहाँ एक है, यहाँ एक है, मिसाल के तौर पे यहाँ एक है, लेकिन ये हर एक इंडिविजुअल कर रहा क्या? वाइब्रेट कर रहा, यानी कि मतलब इन्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा, बराबर है? यस सर। इसकी मोशन की डायरेक्शन इट में बी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दैट मींस इसके जब इन्हें वाइब्रेट करता, इसके मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लिहाजा ये एटम को जो कि सॉलिड का हिस्सा है, इसके आगे क्या नाम से पुकारने का? हार्मोनिक ऑसिलेटर। समझ में आ गई बात? अब अपन दूसरा सब भूल जाने का, ये एटम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का, जो कि क्या कर रहा? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा। लिहाजा अब इस एटम को या क्रिस्टल के या लेटाइस के एटम्स को इसके आगे अब क्या नाम से पुकारेंगे हम? हार्मोनिक ऑसिलेटर। लिहाजा each atom which is free to vibrate about the equilibrium in the lattice constitute the three-dimensional harmonic। अब क्रिस्टल उमूमन थ्री डायमेंशनल है, इन्हें भी करता, इन्हें भी करता, इसके पीछे वाले भी करते, इन्हें भी करता, सब हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा। एक को अपन इंडिविजुअल को हार्मोनिक ऑसिलेटर के नाम से पुकार रहे। लिहाजा अब हम ये बोलेंगे कि एटम जो कि फ्री वाइब्रेट करते थे,
क्या बना ले रहे सॉलिड को, या सॉलिड को कैसा बिहेव करा रहे, जस्ट लाइक 3-dimensional harmonic oscillator. ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेट करने वाला। हार्मोनिक का को, क्योंकि उसके मोशन कैसी थी, हार्मोनिक का को कि उसकी मोशन कौन से किस्म की है, Oscillation. ऑसिलेशन। Vibration. कौन सी, सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेट करना बोल के ऑसिलेटर, जो ऑसिलेट करता ऑसिलेट, जो स्पिन करता वो स्पिनर, जो स्पिन करता उन्हें स्पिनर, जो ऑसिलेट करता उन्हें Oscillator. जो ऑसिलेट करता उन्हें Oscillator. ऑसिलेटर। ऐसी कर रहा ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक, तो लिहाजा हार्मोनिक। हार्मोनिक ऑसिलेटर। लिहाजा हर एक एटम को या फिर कंबाइन लिए पूरे क्रिस्टल को या क्रिस्टल लेटाइस को जिसके अंदर एटम्स हैं, अब हम क्या नाम से पुकारेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक, हालांकि कौन है जिन्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, पंखा है अपना, No. कौन है Atom. इसका, Crystal का. क्रिस्टल का, सॉलिड का। तो लिहाजा अब हम ये बोलेंगे कि इट हैज बिकम द 3-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर। समझ में आया। तो अब हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसीडर करके इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, भैया उन्हें ऑसिलेट करता तो एनर्जी देता, कौन से डायरेक्शन में देता, तो तीनों डायरेक्शन में देता, कितने इसको फिरने के वास्ते रख से है, तो 3 है, तो इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जैसा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ के आए होंगे आप, ये फर्स्ट ईयर में हुआ ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, के गैस बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी हुई है, पूरे के पूरे पार्टिकल बेतुकी हरकत करते रहते, सम पार्टिकल गोज अलोंग एक्स एक्सिस, सम पार्टिकल गोज अलोंग वाई एक्सिस, सम पार्टिकल गोज अलोंग जेड एक्सिस। ये 3 अलग अलग रास्ते में या 4 अलग अलग रास्ते में जो जा रहे हैं, ये 3-4 रास्ते क्या कहलाते, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक्स एक्सिस में जितने पार्टिकल जा रहे हैं वो अपने साथ कुछ तो भी एनर्जी ले जाते E1, वाई एक्सिस की तरफ जो जाते वो अपने साथ एनर्जी ले जाते E2, जेड एक्सिस की तरफ जो जाते वो अपने साथ एनर्जी निकालते E3। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑफ द गैस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। दैट शोज दैट इट इज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हालांकि एनर्जी अलग अलग है लेकिन पूरे हिस्सों में बराबर बराबर की एनर्जी तकसीम होती है। इसका सुन के आए होंगे आप, 3n इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हुआ क्या थर्मोडायनामिक्स में, पूछता नहीं मैं कैसा है, लेकिन ये खाली हुआ के पूछ रहा, गुजरा क्या आपके, हुआ। हाँ यस सर। मैंने नहीं पढ़ाया, रईस सर की तरफ था ये थर्मोडायनामिक्स। यस सर। चलिए, तो वो बात अब अपने करने की, जैसा गैस का एक मॉलिक्यूल जो कि वाइब्रेट होता फिरता, उसको जो जो चीजें लागू हो रहे कमोबेश, वैसे चीजें किसको लागू हो रहे आप, हार्मोनिक ऑसिलेटर। कौन है इन्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर मुराद यहाँ, एटम। किसका, क्रिस्टल का। तो आप अपने आप को ऐसा समझ के चलने का कि क्रिस्टल के अंदर का एक एटम वैसिज है, वैसिज ऑसिलेट करता जैसे गैस का एक मॉलिक्यूल ऑसिलेट करके 3-4 हिस्सों में फिरता। समझ में आ गई बात, ये अगर समझ में आया तो आगे का पूरा समझ में आ गया। चलो आगे। यस सर। इन द क्लास, देखिए अब ये बात जो मैंने बोला, ये आप अपन फर्ज करके चढ़े, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन द क्लासिकल थ्योरी, कौन सी पढ़ के आ रहे हैं अपन, अब क्या पढ़ रहे हैं, अपना आर्टिकल का नाम क्या है, क्लासिकल थ्योरी है ना, किसकी, सॉलिड की। सॉलिड। हाँ, in the classical theory it is assumed that each atom of the crystal acts as 3-dimensional harmonic oscillator। आ गया समझ में, and all the atoms vibrate independently of one another, यानी कि हर एटम अपना इंडिविजुअल वाइब्रेट कर रहा, पहला दूसरा तीसरा, पहले वाले को दूसरे। ये कौन बोल रहा, क्या में अज्यूम करे ऐसा, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती कि क्रिस्टल का हर एटम एज ए 3-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल के बिहेव करता, हर एटम अपना इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन करता, मतलब पहले के वाइब्रेशन दूसरे से असरअंदाज नहीं होते, ऐसा इसका बोलना है। अब आगे देखेंगे क्या है, लेकिन फिलहाल क्लासिकल थ्योरी अपने को सॉलिड के बारे में क्या नजरिया दे रही कि सॉलिड नो डाउट छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, पार्टिकल अपनी जगह पर है क्रिस्टल के अंदर, और हर एटम
वाइब्रेट कर रहा मीन वो तो कल ही पढ़ के आए, वाइब्रेशन करता, लेटाइस वाइब्रेशन होते, लेकिन ये वाइब्रेशन कैसे है बोल रहा हो, सिंपल हार्मोनिक है, लिहाजा क्रिस्टल के हर एटम को अब क्या बोल के चलो, कैसा एक्ट करता उन्हें, कैसे बिहेव करता, क्या खुद एक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। गॉड प्लीज। Yes, sir. अब अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, कितने भी रह सकते, 2 4, फर्ज करिए कि कितने सिस्टम के अंदर, अब सिस्टम कीजिए, क्रिस्टल को क्या तस्वीर कीजिए आप, जैसे गैस को एक सिस्टम बोलते क्या आप, गैस इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कितने पार्टिकल, 1 2 3 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n पार्टिकल्स। यस। तो फिर n पार्टिकल बोले तो n इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल आते, तो वैसे आप क्या करो, क्रिस्टल को एक सिस्टम पकड़ो, सिस्टम के अंदर कितने आइटम्स है पकड़ो, यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर कितने हैं, एंड so now further a system of n vibrating atoms or n independent 3 dimensional harmonic oscillator is equivalent to a system of 3n identical and independent 1 dimensional harmonic oscillator। समझ में आ गई क्या बात, कि भाई अब क्रिस्टल को आप एक n डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर तस्वूर करके चलिए, समझ में आ गई बात। ऐसा फर्ज करो, हालांकि है तो कौन, क्रिस्टल है क्या, Yes, sir. लेकिन कैसा तस्वूर करो इसको कि इन्हें किसका बना हुआ है, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, जैसा गैस को आप तस्वूर करते क्या कि हर आइटम है, यस। वैसा ही तस्वूर करके चलिए आप। समझ में आ गई बात, किसके हिसाब से, कौन से थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल थ्योरी। समझा इतना। यस सर। चलो आगे, लिहाजा सॉलिड एक या क्रिस्टल एक अब n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का मजमुआ बन गया, एम आई करेक्ट, आर यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट। यस सर। जो Yes, sir. n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर या एक गैस को जो जो चीजें लागू होती थी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह सब इसको लागू करो अब आप। चलो क्यों करे वो भी बता दे रहे, दिस इज बिकॉज ईच वाइब्रेटिंग एटम हैज 3 इंडिपेंडेंट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि हर एक एटम को कितने रास्ते फिरने को है, 3 डायमेंशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हो गया क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में, तो वो ये लागू करो यहाँ। According to the principle of equipartition of energy, vibrational energy is distributed equally among all 3 degrees of freedom। जब कोई पार्टिकल 3 डायमेंशनल में उस तरह से काम कर रहा, इसका मतलब एनर्जी तीनों हिस्से में बराबर बराबर तकसीम है, ऐसा कौन बोलता, प्रिंसिपल ऑफ, कहाँ हुआ ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। तो अब अपन ने थर्मोडायनामिक्स में एक गैस जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी रहती, जो पार्टिकल मुतवातिर हरकत करते, वो मसावी क्या पकड़ ले रहे हैं यहाँ थोड़ी देर के वास्ते, सॉलिड। वहां एक यस सर। वहां पे एक कंटेनर, एक बीकर, उसके अंदर गैस, तो यहाँ पे एक सॉलिड, उसके अंदर गैस के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हरकत करते हुए, तो सॉलिड के अंदर पूरे एटम्स अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हुए, तो वहां पे जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता, वो बात इसको भी लागू कर रहे हैं कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोले तो उनको जितने फिरने को रास्ते रहते या जितने वाइब्रेशन को रास्ते, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो तीनों डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब घूमने के वास्ते अलग अलग रास्ते। कितने रास्ते हैं 3 डायमेंशनल में, 3।
So there are all 3 degrees of freedom, and each vibrational degree of freedom can be regarded as one dimensional harmonic oscillator. और हर एक डिग्री का फ्रीडम को अब क्या नाम से पुकारते हैं हम? 3 है, तो हर एक डायरेक्शन का रहा, एक्स का रहा या वाई का रहा या जेड का रहा, तो इट विल बी रिगार्डेड एज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कि हर एक पार्टिकल किसी एक ना एक डायरेक्शन में क्या कर रहा? वाइब्रेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा, लिहाजा इन्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब अगर ऐसा है तो एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस वन। बराबर है क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेट कर रहा, पोटेंशियल है, वाइब्रेट कर रहा तो एनर्जी है, और इसकी एनर्जी का इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए फिर उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, E is equals to P square upon 2m plus 1/2 m ओमेगा स्क्वायर Q स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर आपको पर्टिकुलर्स बोलना है, कौन क्या है? P मोमेंटम, पार्टिकल जब हरकत कर रहा तो मोमेंटम रहेंगी कि नहीं? यस सर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, Q कोऑर्डिनेट ऑफ ऑसिलेशन। जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता तो उन्हें एक्स एक्सिस में कर रहा है कि वाई एक्सिस में कर रहा है कि जेड एक्सिस में कर रहा है। जब कोई हरकत करता ना तो अपन बोलते ना बस स्टैंड की तरफ गया, मिलिया की तरफ गया, मतलब उसकी डायरेक्शन देना पड़ती है कि नहीं? कोऑर्डिनेट करना पड़ता है डायरेक्शन बताने को। तो क्यू क्या है यहाँ? कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट? हाँ, यानी कि ऑसिलेशन कौन से एक्स में हो रहा, वाई में हो रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा, या डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये थोड़ी देर के वास्ते। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। हाँ, और पी मोमेंटम। अब अगर कोई सिस्टम है और सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, और ये सिस्टम के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाने का है, तो ये स्टैटिस्टिकल सिस्टम हो गई कि नहीं? अब आप मुझे बोलो, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ के आए क्या आप सेकंड पेपर में? यस सर। हाँ, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कितने जो है तो लॉज है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सुने क्या? बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सुने क्या? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सुने क्या? उसके फार्मूले मालूम होंगे आपको कि कोई सिस्टम है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, n नंबर ऑफ पार्टिकल आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो उसको आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के तरीके से लगा सकते तरतीब से। अगर वहां पे नहीं भी हुआ होगा तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने क्लास में 1-2 मरतबा बताया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किसको बोलते। तो किसको लागू होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? कि भाई एक बहुत बड़ी सिस्टम है, उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इस तरह से तरतीब से लगाने के वास्ते ये अलग अलग लॉज दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक अपनी अलमारी है, और अलमारी के अंदर जो है तो 50 साड़ियां हैं, 10 जो है तो ड्रेसेस है, तो इनको तरतीब से लगाने का एक तरीका हो सकता, क्या हो सकता? 4 3 2। भाई एक अलमारी के अंदर 3 खाने, तो खानों में क्या तरीका हो सकता? पहले खाने में साड़ियां इस तरह से, दूसरे में ड्रेस मटेरियल, चौथे में सूट, है कि नहीं? इस तरह करते ना। तो वैसे जो है तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते जब कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर 1-2 पार्टिकल नहीं है बल्कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल को तकसीम से लगाने के वास्ते अलग अलग साइंटिस्ट ने सिस्टम की क्वालिटी या सिस्टम के हिसाब से अलग अलग लॉज दिए, और उसमें साइंटिस्ट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसके वास्ते है? वो जो है तो n नंबर ऑफ सिस्टम के पार्टिकल की एवरेज एनर्जी के वास्ते देता है। अब यहाँ पर हमारा सॉलिड कौन है जी? कि क्या तस्वीर कर लिया हमने सॉलिड को? हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। अब आइटम को क्या नाम से पुकार रहे? हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब हमारा सॉलिड लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का मजमुआ है, लिहाजा द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर इट कैन बी गिवन बाय द फार्मूला ऑफ
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इतना काय को बोला मैंने, मेरे को ये फार्मूला लिखना था क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव नहीं कर रहे हम यहाँ। ये कहाँ से लिए हमने? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के इक्वेशन। Statistical mechanics. Therefore, the average energy of the n number of harmonic oscillator can be given by Maxwell-Boltzmann distribution law, and this Maxwell-Boltzmann distribution law will be given by this particular equation. E bar is equal to integration from minus infinity to plus infinity e raised to minus k upon t etc etc. This one. ये डायरेक्ट फार्मूला है. कीपिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम, यहाँ पे ई की कीमत कहां से रखेंगे अपन? इक्वेशन नंबर 1 से है क्या अपने पास पीछे? तो लिहाजा इक्वेशन 2 नाउ बिकम दिस वन. ठीक है, रखो, समझ रहा? देखो हाँ केयरफुली बोलो मुझे, हाँ रखे, देखे, समझ में आया? कहाँ रखे? आया क्या समझ में? ई की कीमत रखे, ये ई है क्या बराबर? रखे कीमत बराबर? यस सर। यस सर। सॉल्व करें, पूरा सॉल्व करें, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल मेक द सब्स्टिट्यूशन मेथड मैथमेटिक्स. क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि y स्क्वायर, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहे हैं ना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m kt. देयरफॉर p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू y स्क्वायर kt है क्या बराबर? उसी तरह दूसरा सब्स्टिट्यूशन रखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, लिहाजा उसको भी कीजिए सिंप्लीफाई, m ओमेगा स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये kt इधर लीजिए, x स्क्वायर अपॉन kt. ठीक है, रखे सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये कहां से आया? ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मालूम है मैथ में रहता. यस सर। चलो आगे. यस जी सर। चलिए 2 और 3 इक्वेशन मिली, चले आगे. कीपिंग दिस इन इक्वेशन 3 रखे, ई बार इज इक्वल टू kt, अपना वहां का लाया हुआ इंटीग्रेशन y स्क्वायर ई रेज़ टू दिस. समझ में आ रहा? वैल्यू रखी हुई 2 को 3 में रखे. सॉल्व करें इसको, इंटीग्रेशन को. व्हेन वी सॉल्व, क्या मिलेगा हमको वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली? वी विल गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द n हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट विल बी इक्वल टू kt. जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई प्लस kt 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट पाई. मजीद थोड़ा सॉल्व करेंगे और आगे ई बार 1/2 kt 1/2 kt, सब गया, ये सब गया. क्या बचा यहाँ से? कांस्टेंट था, लिहाजा एनर्जी टोटल कितनी आई? आधा kt आधा kt. के क्या है जी यहाँ? कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड t इज टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दो आधे kt बोले तो कितना? हाफ. दो आधी बोले तो 1, लिहाजा ई बार इज इक्वल टू हाउ मच? 1 kg. 1 kt. व्हाट इज दिस? What is this? Average energy of harmonic oscillator means heat capacity of the solid. किसका हार्मोनिक? किसके थे? सॉलिड के, क्रिस्टल के. क्रिस्टल के, सॉलिड के. तो क्या मैं इसको ये मत बोलूं कि हीट, इट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. एम आई करेक्ट? यस सर. एनर्जी कितनी, हीट कैपेसिटी कितनी? kt. व्हाट इज k? व्हाट इज k? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. यस सर. बोल्ट्जमैन एवरेज टेम्परेचर. whether it is constant or variable? Constant k. K is constant, Yes. T is constant. इसका क्या मतलब हो गया? Total integral energy U of n independent harmonic oscillator in dimension of 1 gram molecule of the substance will be U is equals to 3. यानी एक की एनर्जी कितनी?
एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी KT. KT. अपन कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर पकड़े, कितने? Large number of 3. 3n बोले ना, लार्ज नंबर तो है लेकिन 3 डायमेंशनल के 3n बोले ना। हाँ मास्टर। टोटल एनर्जी अपन टोटल इंटीग्रल एनर्जी अपन यू पकड़ेंगे, कितने की हार्मोनिक ऑसिलेटर की, n हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशनल में। ऐसा लिखूंगे फिर इसको, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3 u इज इक्वल टू 3 n e। तो क्या Yes, sir. इज इक्वल टू 3 n e इज इक्वल टू 3 n kt। ई बोले तो कितना? KT. KT. तो फिर हीट कैपेसिटी ये क्या है, टोटल यू एनर्जी, एनर्जी मतलब Yes. हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू है ना, ये हीट Yes, sir. कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विच इज कंसिस्टिंग ऑफ या विच इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको हमने क्या फर्ज करके चलेंगे, किसका बना हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ Large number of oscillators. तो वो कितनी हो गई? 3n, KT. 3 कांस्टेंट, n 3 इंडिपेंडेंट, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर, kt constant. Constant. Therefore, heat capacity at constant value Cv can be equal to du by dt. कल पढ़ के आया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। अब अपने को हीट कैपेसिटी निकालनी, ये तो हो गई जनरल हीट कैपेसिटी, लेकिन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे डिनोट करते हैं? Cv V से। तो क्या ना टेक Cv is equals to du by rate of change of dt. internal energy with respect to temperature। U क्या है? 3n KT. इसका डेरिवेटिव ले, d by dt ऑफ दिस क्या आएगा? 3n के तो कांस्टेंट है, dt by dt 1. लिहाजा Cv is equal to how much? 3n K. When you calculate it, you will get Cv as 5.96 calorie per mole inverse। मतलब क्या हुआ कि पूरा अगर बोले तो ये हीट कैपेसिटी सॉलिड की अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स कैसी है? कांस्टेंट है ना, एक नंबर है। Yes, sir. Thus, according to the classical theory, molar heat capacity of all solids किसके हिसाब से? Classical theory. कौन दिया ये? ड्यूलैंग एंड पेटिट्स ने, है क्या नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द मोलार हीट, मोलार बोले तो पर यूनिट ग्राम वैल्यूम बोलते ना अपन, कैलोरी पर मोल, उसको क्या बोलते? कैलोरी पर मोल बोले तो Molar heat capacity of all the solid is constant. and is यहाँ कहीं टेम्परेचर दिख रहा है क्या? No, sir. And is independent of temperature and frequency, and it is independent of temperature and frequency. It is called as Dulong and Petit's law. Cv is equals to R, या Cv is equals to Nk, या U is equals to 3 Nkt. It is nothing but it is the molar heat capacity of the solid according to classical concept of classical theory given by scientist Dulong and Petit's. Yeah, in other words, Dulong and Petit's law states that molar heat capacity of all solid is Constant. and independent of Temperature and frequency. yes. And this is in a good result with the observed heat capacity for ये तो थियोरेटिकल थी ना, कि प्रैक्टिकल लेके देखे क्या अपन ने, कोई सब्सटेंस लिए क्या? थियोरेटिकली तस्वीर करे ना, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, Yes, sir. वाइब्रेट, सब थियोरेटिकल कंसेप्ट से जाके निकाले, क्योंकि थ्योरीज कौन सी है? Classical theory. लेकिन जब बहुत सारे सॉलिड ये थियोरेटिकल कंसेप्ट आया हुआ, जब बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करके देखे
So the result is in a good agreement with the observed heat capacity for number of solids, including metal at high temperature, and often at the room temperature this was found to be good, but at a low temperature and particularly at the room temperature this law fails. ये जो लॉ है कि भाई टोटल हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती और इन्हें टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होती है। ये कहां तक सही देखा गया? हालांकि बहुत जगह ये देखते भी, जो थ्योरी में देखते हो प्रैक्टिकल में भी दिखा, वेटर्स में भी दिखा, हाई टेम्परेचर पे ये लॉ ओबे होता, लेकिन ये लॉ ओबे नहीं होता कहां पे? लो टेम्परेचर पे। तो आपको वो पूछ सकता है कि ड्यूलैंग एंड पेटेट्स लॉ होल्ड्स गुड एट रूम टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, at low temperature, none of this. So you can say that Dulong and Petet law holds good, particularly low temperature, high temperature. Holds good. फेल नहीं। देखो ये हाथ गोल हो रहा, फेल कहाँ हो जाता? लो टेम्परेचर। low temperature, होल्ड्स होता, कहाँ तक चलता, ठीक दिखता? high temperature. ठीक है, ये बात बेटा यहाँ तक। Yes sir. अगर आप इसको ग्राफ के तौर पर उतारना चाहें, as shown in the figure below, the heat capacity approaches to zero. अलग अलग बहुत सारे सॉलिड हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि सिल्वर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ST approaches as shown in the figure below. हमने नीचे के फिगर में 2-3 अलग अलग मटेरियल के जो है तो हीट कैपेसिटी के ग्राफ उतारे हैं। तो we can see that the heat capacity approaches to zero for silver, germanium and silicon. ST approaches to zero. And this discrepancy was removed by scientists by applying the quantum theory. लिहाजा ये यहाँ पर जो कमी आ रही है, अब जिसमें हम फिगर में भी देखेंगे नीचे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और इसकी जो है तो सिल्वर के जो है तो टेम्परेचर या उनकी हीट कैपेसिटी जीरो हो रही, जो कि ठीक नहीं है। लिहाजा ये समझने के वास्ते या इसके अंदर की जो डिस्क्रिपेंसी या कुछ खामी है या इसके अंदर का जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के वास्ते आइंस्टाइन नामी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दिया, जो क्या कहलाई? आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। समझ में आई क्या बात? ये कौन सी थ्योरी देख रहे थे अपन अभी? Classical theory. गिवन बाय Dulong and Petet's law. क्या बोलती थी? बोलो, जो क्या बोलती थी? Observed heat capacity for a number of solid included metals and at high temperature. लेकिन इसके अंदर कुछ गलतियां थी। अगर आप यहाँ देखें, हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वाई एक्स एक्सिस को जो है तो टेम्परेचर, वाई एक्सिस को हीट कैपेसिटी या मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो आप क्या देख रहे हैं? ये इस तरह की आता है, लेकिन इसके अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ फैक्ट है, कुछ कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करने के वास्ते किसका लॉ सामने आया, किसकी थ्योरी सामने आई, किसका नजरिया सामने आया बाद में? आइंस्टाइन्स का। Einstein. ये क्लासिक अभी जो थ्योरी पढ़ के आए वो कौन सी थी? मोटी एकदम क्लियर बात थी, पार्टिकल पकड़ो, हार्मोनिक ऑसिलेटर पकड़ो, क्लासिकल थ्योरी। लेकिन अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो कौन सा है? आइंस्टाइन्स का क्वांटम थ्योरी। So we shall stop here today. This article is over. Tomorrow, inshallah, we will see the Einstein's model for the heat capacity. If you want to ask any question, you may please ask. Please inform No, the sir. others to attend. No sir. Tehri Mahediya are requested to inform to your other girls. हर एक ने अपने एक एक दो दो बच्चों को बोलो अटेंड Okay, करो। sir. मुझे नहीं लगता कि Yes, sir. दूसरा चैप्टर एनी हाउ हम कोशिश करेंगे कि 25 तारीख तक खत्म हो। आज कितनी तारीख है? 16 है। बीच में 2-3 दिन छुट्टी है, जुमेरात जुम्मा को अपन नहीं ले पाएंगे ना नेक्स्ट, बिकॉज ऑन वेंसडे, am I correct?